नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। अंबिकापुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 13 साल के नाबालिग पहाड़ी कोरबा बच्ची से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। शादी समारोह में शामिल होने गई थी बच्ची। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 लोगों को पकड़ लिया है और बहुत ही दुखद ये पूरा घटनाक्रम, जहां शादी समारोह में एक नाबालिग बच्ची गई हुई थी, 13 साल की उम्र बताई गई है। अंबिकापुर से पूरा मामला है, जहां पर कोरबा बच्ची से गैंग रेप का मामला सामने आया है। शादी समारोह में शामिल होने गई थी बच्ची। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 लोगों को पकड़ लिया है। और संवाददाता श्रवण जुड़ गए। श्रवण, बहुत ही दुखद ही पूरा घटनाक्रम, जहां नाबालिग पहाड़ी कोरबा बच्ची से गैंग रेप हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है और महिला थाना का ये पूरा मामला है, जहां एक गांव में बच्ची जो पहाड़ी कोरबा है 13 वर्ष की नाबालिग है, वो अपने गांव के ही शादी समारोह में शामिल होने गई थी और इस दौरान वो घर वापस लौट रही थी और बीच में ही उनको जो वारदात करने वाले जो आरोपी हैं वो उनका रास्ता रोक करके उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए। हालांकि पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 लोगों को पकड़ा है और अभी उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। और ये कोई पहचान के लोग हैं जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है? ये बताया जा रहा है कि ये दूसरे गांव के जो लोग हैं और वो जो पीड़िता के गांव में शादी समारोह को देखने आए थे और जब ये बच्ची जो है घर वापस आ रही थी, तब इन्होंने उसका रास्ता रोक लिया, उसको अपने मोटरसाइकिल में बिठाया और दूर ले जाकर उसके जंगल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और 2 जिसमें नाबालिग उनको बाल संप्रेक्षण गृह भेजने की तैयारी कर रहा है और दोनों को जेल भेजने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो इस तरीके से 2 नाबालिग भी शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। सीएम साय करेंगे सभी विभागों की समीक्षा। आज से सीएम साय शुरू करेंगे समीक्षा बैठक। जनता से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, जहां आज कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास पर चर्चा होगी। मत्स्य पालन और दुग्ध महासंघ पर होगी समीक्षा। कल स्वास्थ्य सेवा खाद्य विभाग की बैठक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम साय करेंगे सभी विभागों की समीक्षा। आज से सीएम साय शुरू करेंगे समीक्षा बैठक। जनता से जुड़ी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। आज कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास पर चर्चा होगी। मत्स्य पालन और दुग्ध महासंघ पर समीक्षा होगी। कल स्वास्थ्य सेवा खाद्य विभाग की बैठक और आज ये प्रमुख विभागों की बैठक सीएम साय लेने वाले हैं और विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जनता से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी समीक्षा होगी। और आज कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास पर चर्चा होनी है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता तनु जुड़ गई है। तनु, आज से सीएम साय समीक्षा बैठक शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर जनता से जुड़ी योजनाओं को लेकर समीक्षा की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आचार संहिता के चलते सरकारी कामकाज में जो है थोड़ी सी धीमी गति से जो है वो चल रही थी और ऐसे में इन कामों पर कसावट लाने के लिए और तेजी के लिए आज से बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और आज करीब दोपहर 1 बजे से सीएम साय जो है समीक्षा बैठक लेंगे और पहले दिन कृषि विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन, इन तमाम विभागों की जो है वो समीक्षा होनी है। और इस समीक्षा बैठक में विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी जो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दूसरे दिन की हम बात करें तो दूसरे दिन स्वास्थ्य संबंधित विभाग जो है उन पर जो है वो चर्चा संभावित है। इसके साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों पर भी सीएम साय जो है वो चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो ही चुका है। इसके साथ ही राजधानी में भी कुछ दिनों में मानसून जो है वो जो एंट्री करेगा। ऐसे में मानसून के एक्टिव होने से पहले ही खेती के काम जो है वो तेजी से शुरू हो जाते हैं। ऐसे में मानसून को लेकर भी यहाँ पर समीक्षा बैठक में चर्चा होगी कि इसके साथ ही जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं, साथ ही योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आचार संहिता और लोकसभा चुनाव के समय में जिस तरह से प्रशासनिक कार्य जो है वो धीमी गति से चल रहे थे, ऐसे में इन कामों में तेजी लाने के लिए सीएम साय जो है अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश भी जो है वो कामों को लेकर दिए जाएंगे। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक होनी है, जिन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे और मौजूदा जो योजनाएं उनको लेकर भी समीक्षा होनी है। बलौदाबाजार में कलेक्टर एसपी पहुंचे दफ्तर, जहां देर रात कलेक्टर और एसपी पहुंचे कार्यालय और रेस्टोरेशन के काम का लिया जायजा। प्रदर्शनकारियों ने एसपी और कलेक्टर ऑफिस में आगजनी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। मेंटेनेंस का काम कर रहे मजदूरों से भी बात की गई है, जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से उपद्रव किया गया था, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, कई वाहनों का के हवाले कर दिया गया और उसके बाद अब एसपी कलेक्टर ऑफिस में आगजनी की घटना हुई थी। मेंटेनेंस का काम कर रहे मजदूरों से एसपी और कलेक्टर पहुंचे, बातचीत की गई। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस की जांच समिति आज जाएगी घटनास्थल। कांग्रेस की टीम घटनास्थल का दौरा करेगी, समाज प्रमुखों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी मुलाकात करेंगे, पूरी घटना की जानकारी ली जाएगी। जांच के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे रिपोर्ट। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की अध्यक्षता में बनाई गई है 7 सदस्यीय जांच समिति। तो कांग्रेस की जांच टीम आज पहुंचेगी बलौदाबाजार। जैसा कि आपको मालूम है कि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है और इसकी कांग्रेस की टीम जांच करेगी और इसके चलते आज बलौदाबाजार जाएगी और जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया की अध्यक्षता में बनाई गई है 7 सदस्यीय जांच समिति, जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। बलौदाबाजार पहुंचकर वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करेगी, मुलाकात करेगी, घटना से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी और सारे तथ्य पेश किए जाएंगे, रिपोर्ट पेश की जाएगी। बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक फेलियर के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। सरकार नैतिक जिम्मेदारी से बचने के लिए मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। नैतिकता के आधार पे और कांग्रेस खेल रहे हैं तो ये सब अच्छी बात नहीं है। जनता सब समझती है भाई आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और आप उसको राजनीतिक मंच मत बनाओ। किसी समुदाय की भावना की बात है और उसको आपको डील करना है तो आप लोग अच्छे से डील कीजिए, ना कि उस पर राजनीति कीजिए। और संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, हम देख पा रहे हैं कि लगातार बलौदाबाजार में आने जाने का सिलसिला उच्च अधिकारियों का जारी है। कलेक्टर एसपी पहुंचे दफ्तर का जायजा लेने के लिए, जहां पर यह आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया और साथ ही आज कांग्रेस की जांच टीम भी पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलौदाबाजार में जो तोड़फोड़ की घटना हुई है कलेक्टर एसपी कार्यालय में और जो जैत में तोड़फोड़ की घटना हुई उसको लेकर जांच जो टीम है वो समिति गठन की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं अश्विनी कुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस जो अध्यक्ष है दीपक बैज, उनके द्वारा एक जांच समिति का जो गठन किया गया है। इनमें अश्विनी कुमार डहरिया है, विधायक कविता प्रणाली जो बिलाईगढ़ की है, हरबंस है पामगढ़ विधायक, जनक रामदूत ध्रुव है, बिंद्रगढ़ विधायक, पद्मा मनहर है, शैलेश त्रिवेदी, यतीन ठाकुर, कुल 7 सदस्य हैं। ये लोग जांच हेतु समिति का गठन किए गए हैं कि 10 दिन पहले जैत में जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी उसको लेकर किस तरह से ये उग्र आंदोलन हुआ और वो तोड़फोड़ की घटना कहाँ हुई, आखिर पुलिस ने उन 3 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया था उस आरोपियों को लेकर जो नामी समाज के लोग हैं वो लगातार संशय की स्थिति में थे कि वो आरोपी है या फिर नहीं। इसी के चलते ये लोग अपनी जो कांग्रेस की पार्टी है अपने लिए जांच कमेटी का गठन किया था। लिहाजा अभी ये लोग आएंगे, आने के बाद उनके बाद पता चलेगा कि आखिर इनके जांच कमेटी के सदस्य उससे क्या होगा। लिहाजा प्रशासन के आला अधिकारी, कमिश्नर, आईजी, तमाम आला अधिकारी इस मौके पर हैं कि जो प्रदर्शनकारी उग्र हुए थे, जिन्होंने वाहनों को कलेक्टर ऑफिस कार्यालय को क्षति पहुंचाई है, उनको लेकर वो लोग लगे हुए हैं। इसमें लगभग कई अभी आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है, नामजद आरोपियों की। वहीं प्रशासन भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। एक तरफ कांग्रेस कमेटी भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है कि जो जैतखाम है जहां से इस घटना की शुरुआत हुई थी, अमर गुफा जैतखाम बोला जाता है, वहां से इस घटना की शुरुआत हुई थी, आखिर कैसे हुई, वो 3 आरोपी मुख्य आरोपी है या नहीं, इन तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस। बिल्कुल, शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में पानी की किल्लत, कई घरों में आज नहीं आएगा पानी। आज शाम को पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। मेन लाइन की मरम्मत का काम हो रहा है, 10 घंटे तक रहेगा शटडाउन।
सड्डू, मोवा, आमा और दलदल, सिवनी सहित आसपास के घरों में नहीं आएगा पानी। बड़ी खबर रायपुर से आपको दे रहे हैं। रायपुर में पानी की किल्लत देखी जा रही है। कई घरों में आज नहीं आएगा पानी, जहां आज शाम को नहीं होगी पानी की सप्लाई। मेन लाइन की मरम्मत होनी है और इसके चलते पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। 10 घंटे तक रहेगा शटडाउन। सद्दू, मोवा, आमा और दलदल, सिवनी सहित आसपास के घरों में नहीं आएगा पानी। तो देखिए, इससे लोगों को काफी परेशानी होने वाली है, क्योंकि रायपुर में पानी की किल्लत देखी जाएगी और जाहिर सी बात है कि गर्मियों के दिन हैं और बिना पानी के जीवन मुश्किल है। और अब मरम्मत का काम हो रहा है, जिसके चलते पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। और संवाददाता तनु जुड़ गए हैं। तनु, शाम को पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और देखा यह जा रहा है कि बड़ी आबादी है जो कि प्रभावित रहने वाली है पानी की सप्लाई ना होने के चलते। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के कई इलाकों में आज जो है पानी सप्लाई बाधित रहेगी। हालांकि इन इलाकों में सुबह पानी का सप्लाई किया जाएगा, लेकिन शाम में पानी सप्लाई जो है वो बाधित होगी और इस दौरान करीब 9 टंकियों से पानी जो है वो घरों पे नहीं पहुंचेगा। दरअसल भाटागांव स्थित फिल्टर प्लांट के 150 mm व्यास वाले पानी टंकी में जो है लीकेज आ गई है, जिसकी मरम्मत का कार्य जो है किया जाना है। और इस फिल्टर प्लांट से करीब शहर के 9 पानी टंकियों में पानी सप्लाई होती है। ऐसे में जिन 9 पानी टंकियों से पानी सप्लाई बाधित रहेगी, ऐसे में करीब 50,000 से अधिक घर जो है वो पानी की दिक्कत से आज प्रभावित होंगे। हालांकि सुबह पानी का सप्लाई सुचारू रूप से किया गया है। इसके साथ ही 15 मिनट एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई जो है नगर निगम के द्वारा की गई है। इसके बाद शाम में ये पानी सप्लाई जो है बाधित रहेगी और इस शटडाउन के लिए, इसके मरम्मत के कार्य के लिए करीब 10 घंटे का समय जो है नगर निगम के द्वारा लिया गया है। और 10 घंटे के समय होने के बाद फिर से पानी का सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। और इस दौरान मोवा है, सड्डू है, दलदल, सिवनी की हम बात करें, अमलीडी, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर आज शाम को पानी सप्लाई जो है नहीं होगा। लेकिन जिन जिन इलाकों में पानी सप्लाई नहीं होगी, वहां पर नगर निगम की ओर से टैंकर की समुचित व्यवस्था भी जो है वो की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए तनु। तो इस तरीके से जहां जहां पर पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये जो प्लान है वो बहुत सफल नहीं होता, इससे लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। गरियाबंद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने हल्ला बोल कर दिया है। पानी के लिए तरसते ग्रामीणों ने रैली निकाली। सरपंच सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सरपंच सचिव पर लगाया सरकारी पानी बेचने का आरोप। कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण, जहां पानी की मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इनका यह आरोप है कि जो सरपंच पति हैं वो कहीं दूसरी जगह पानी बेच देते हैं। सरपंच सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ग्रामीणों ने और अब हल्ला बोल शुरू कर दिया है। तो सरकारी पानी बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कई किलोमीटर दूर तक ग्रामीणों को पानी लाना पड़ता है। गर्मी के दिनों में बिन पानी सबसून जैसी स्थिति बनी हुई है और पीने के पानी के लिए भी समस्या हो रही है। और अब शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई सुनवाई उसमें नहीं हुई और अब सरपंच सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। ग्राम खट्टी के ग्रामीण देखिए यहाँ पर पानी की मांग कर रहे हैं। ये जो ग्राम है ये पांडुका क्षेत्र का ग्राम खट्टी है, जहाँ बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। सुबह 5 बजे से ये इसी तरह लाइन पर खड़े रहते हैं और पानी के लिए कलेक्टर से भी गुहार ये लगाए हैं। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है ग्रामीण। आपके गाँव में पानी की क्या समस्या है? बहुत समस्या है पानी का। हम लोग 1 किलोमीटर से बहुत दूर से चल कर आ रहे हैं। हाँ, क्या बोलते हैं अधिकारी? कलेक्टर के पास गए थे? हाँ, हम लोग कल कलेक्टर के पास गए थे तो कुछ नहीं बोला अभी तो। तब कहाँ से लाते हो दाई पानी? पानी हमारे नातरमला से लाते हैं। कितना दूर है वो? 1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ, पानी बूंद बूंद पानी नहीं है गाँव में? नहीं। अच्छा, सरपंच ने बोर खुदवाया ना? हाँ, सरपंच बोर खदवाए है। वहाँ धान बोए कर दूसरा बेच दे, पानी बेच देना। पानी को बेच दिए। तो गांव में पानी अभी नहीं है? नहीं है। कितने परेशानी होता है? और यहाँ तक बहुत परेशानी होती भैया, बता नहीं सकन हमन। और ना पाइप आयरी से जो लाइन है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करोगे आप लोग? आंदोलन? जी बताइए, क्या करेंगे? विधायक कर जाएंगे। विधायक के पास भी जाने के लिए? हाँ, तैयारी है। हाँ, इतनी समस्या है? हाँ, हम लोग पानी देखिए कि पानी की
समस्या कितना ज्यादा है। बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। कलेक्टर के पास ये गुहार लगाने तक चले गए कि इनके गांव में बूंद भर पानी नहीं है। जो बोर खोदाया गया है सरकारी बोर, वह भी सरपंच ने किसी को लीज पर दे दिया गया है, यानी पानी को बेच दिया गया है। नाराज ग्रामीण, अब देखिए कि मेरे पीछे तमाम यहाँ पर ग्रामीण है जो इस वक्त हाथों में बर्तन लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और पानी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर इनकी मांगों को सुना नहीं जाता तो ये आंदोलन तक भी कर देंगे। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। दुर्ग में सरकारी लेट लतीफी से लड़की की जान गई। लड़की को सांप ने डसा था। लड़की इलाज के लिए तड़पती रही। कई अस्पतालों के चक्कर लगाए गए लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल पाया। समय पर डॉक्टर नहीं मिल पाए। परिजन इलाज के लिए भटकते रहे। पीड़िता ने तीसरे अस्पताल पहुंचने के पहले दम तोड़ दिया। इसके पहले 2 अस्पतालों के चक्कर लगाए गए लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे तो इलाज ही संभव नहीं था और परिजन काफी परेशान होते रहे। पीड़िता को लेकर तीसरे अस्पताल जब पहुंचे, जाने के पहले ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया। अगर वक्त पर इलाज मिल जाता तो हो सकता था कि पीड़िता की जान बच जाती, लेकिन इलाज न मिलने के चलते महिला की जान चली गई। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, ये बहुत बड़ी लापरवाही। 2 अस्पतालों में परिजन लेकर गए थे लड़की को जिसको सांप ने डसा था, डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, इन्होंने एक बड़ी लापरवाही इससे एक बच्ची की जान चली गई है। ये पूरा मामला जो है वो उदय थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां एक बच्ची को कल अचानक सांप काट लिया था। उसको तत्काल जो है पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए लेकिन वहां पर डॉक्टर नजारत मिले। काफी देर तक इंतजार करते रहे। जब वहां पर कोई नहीं मिला तब उसको जिला अस्पताल में ले जाया गया। करीब 1.5 घंटे के बाद में बच्ची को वहां ले जाया गया लेकिन उसकी स्थिति काफी बिगड़ी हुई थी। वहां पर चिकित्सकों ने देखने के बाद उसे हायर सेंटर में ले जाने की बात कही, जिसके तहत में परिजन वहां पर लेके जा रहे थे। उसी दौरान बच्ची की मौत हो गई। ये पूरा मामला लापरवाही से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर जब डॉक्टरों को समय पर वहां पर अस्पताल में रहना चाहिए, वहां पर नजारत मिले और जहां पर उसको लेके गए जिला अस्पताल, यदि वहां भी ट्रीटमेंट हो जाता तो शायद बच्ची की जान बच जाती। लेकिन दोनों ही जगह उनको निराशा हाथ लगी और आखिरकार जो 14 वर्षीय बच्ची है उसकी जान चली गई। तो इस पूरे मामले में कार्रवाई की बेहद आवश्यकता है ताकि इस तरह से किसी निर्दोष की और अन्य जान ना जाए और लापरवाही पर कड़ी सजा मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस पर कार्रवाई किए जाने की बात जरूर की जा रही है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात कर रही है पुलिस। बस्तर में अवैध रेत भंडारण की समस्या किसी से छिपी नहीं है। बारिश के पहले रेत माफिया खासतौर पर सक्रिय हो जाते हैं। रेत माफिया खुलेआम रेत का अवैध स्टॉक जमा कर रहे हैं। रेत माफिया ने गांव के चारों ओर दूर दूर तक रेत के पहाड़ जमा कर लिए हैं। लोगों का आरोप है कि माइनिंग विभाग की सांठगांठ से ऐसा हो रहा है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप बैठे हैं। तो रेत माफियाओं को कानून का कोई खौफ नहीं है। माइनिंग विभाग और माफिया में सांठगांठ का जो शक है वो जाहिर किया गया है। गांव के सरपंच के साथ मिलने की बात कही जा रही है। यहाँ पे वैध भंडारण के लिए जो लाइसेंसेस जारी किया गया है, जो पहले से जारी हुआ है, उसको वहाँ पे भंडारण करने के लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपके माध्यम के द्वारा संज्ञान में आया है कि यहाँ पे अवैध भंडारण हुई है। मैं माइनिंग वालों को निर्देशित करूँगा कि जाके चेक करें और अवैध अगर हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और धमतरी में बड़ा हादसा हुआ है। मल्टी एक्सल ट्रॉली और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। ट्रॉली का ड्राइवर केबिन में फंस गया। ओवरटेक करने की कोशिश में हादसा हुआ। गुस्साए लोगों ने सभी गाड़ियों को रोक दिया। भोयना गांव की ये पूरी घटना बताई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। मल्टी एक्सल ट्रॉली और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई और इस टक्कर में ट्रॉली का ड्राइवर केबिन में फंस गया। ओवरटेक करने की कोशिश में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। गुस्साए लोगों ने सभी गाड़ियों को रोक दिया। भोयना गांव की ये पूरी घटना बताई गई है। तो ये तस्वीरें देखिए। दरअसल धमतरी का ही पूरा मामला है जब ट्रॉली का ड्राइवर केबिन में फंस गया और यहां पर गुस्साए लोगों ने गाड़ियों को रोक दिया। बड़ी भिड़ंत, ट्रॉली और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर और टक्कर के बाद जो ड्राइवर है वो केबिन में ही फंस गया। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर बाराती लेकर जा रहा ट्रैक्टर पलट गया। 20 से ज्यादा बाराती थे ट्रैक्टर में सवार। 12 से ज्यादा बाराती घायल हो गए हैं। शराब के नशे में धुत था ट्रैक्टर चालक। बरगीडीह से कूदा जा रही थी बारात। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हरी का ट्रैक्टर है। अच्छा, तुम तो एक बार वो एक्सीडेंट कर चुके हो।
खबर कोरबा से है, जहां पर पत्नी और बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला पति ने किया और जानलेवा हमला किया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। जीवन यापन के लिए कोर्ट में केस दर्ज करने से नाराज था पति। आरोपी पति की तलाश की जा रही है। यानी कि जो महिला है वो जीवन यापन करने के लिए पति से जो रियायत होती है, जो पैसे मिलते हैं, उसका इसने केस कर रखा था और इसी के चलते पति काफी नाराज था और उसने हमला कर दिया। सगे भाइयों की हत्या के केस में 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बस्तर पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 सगे भाइयों का मर्डर हुआ था। जमीन विवाद और आपसी रंजिश के कारण हत्या हुई। डबल मर्डर केस में कई आरोपी अभी भी फरार बताए गए हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।